चलो ठीक। अच्छा, आप लोग को इतना समझ में आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। रिक्वेस्ट जाएगी, उसी के बिहार पे क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। क्लाइंट जैसे आप मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, ठीक है, उसी के बिहार पे क्या आती है, रिस्पॉन्स आती है। जितनी बार रिक्वेस्ट भेजोगे उतनी बार क्या आएगी, रिस्पॉन्स आएगी। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात मैंने ये बताया था, सर्वर पे एक वेब सर्वर होता है जो सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या करता है, पढ़ता है, देखता है, पकड़ता है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे वो क्या करता है, वेब सर्वर डेवलपर के कोड को मैच करता है। अब डेवलपर का कोड कैसा लिखा रहेगा, जैसे आप लिखते हो ना टेस्टिंग में, क्लास बनाते हो, मेथड बनाते हो, वो अपनी लैंग्वेज में क्लास और मेथड जिस लैंग्वेज में यूज़ करो उस लैंग्वेज में बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो क्या करेगा, वेब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को लेके जाके डेवलपर के कोड से मैच करेगा, ठीक है। अब डेवलपर के कोड में भी कुछ क्राइटेरिया उन्होंने लिखा रहेगा ना भाई, ये चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मार्केटिंग में जाके अकाउंट्स जाके फॉर्म फिलअप करते हो ना, उसमें क्या होता है, यूज़र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब होता है ना। आप सोचो फर्स्ट नेम में अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू डालो, 1 2 3 डालो, तो एक्सेप्ट करनी चाहिए नहीं। ऐसी सेम टाइप की लॉजिक उन्होंने भी वहाँ लिखा है कि आप जहाँ अल्फ़ाबेट डालना है वहाँ अल्फ़ाबेट डालो, जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है वहाँ न्यूमेरिक वैल्यू डालो, ठीक है। तो ये सारी क्या करता है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन होता है डेवलपर का कोड मैच करने में, क्या मैच करने के बाद डेटाबेस में जाके सारी चीज़ों को क्या करता है, स्टोर कर देता है, मैच कर देता है, रख देता है। इतनी बात समझ में आई थी। अब सोचो डेटाबेस में चीज़ें रखी कैसी होगी, एक टेबल फॉर्म में रखी होगी। टेबल होता है ना, ऐसे ऐसे करके फिर टेबल में रखते हैं, फिर जो डेटा हमको चाहिए ऐसे भेजते हैं, और वहाँ से लाखों करोड़ों डेटा होती है और हमको मिल जाती होगी यूनिक डेटा। देखें लास्ट क्लास में हमने दिखाया था यार, यहाँ पे देखो, इसमें देखो कैसे दिखाया था हमने लास्ट में। यहाँ भी टाइगर देखो, आपने फॉर्म फिलअप किया था, देखो सारे डेटा किस में होते हैं, टेबल फॉर्म में होते हैं ना। अभी सिर्फ इतना जानो, टेबल फॉर्म में सारे डेटा डेटाबेस में मैनेज होता है, ठीक है। यहाँ अकाउंट्स में जाओ, अकाउंट्स में जाके देखोगे टेबल में, देखो टेबल में देखो सारे डेटा हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी डेटाबेस में क्या होता है, सारे डेटा को टेबल फॉर्म में रखते हैं, ताकि आपको 2 नंबर भेजो तो दूसरी नंबर वाली डेटा है, 3 नंबर भेजो तो तीसरी नंबर वाली डेटा है। एक प्रॉपर क्या होता है, उनका एड्रेस होता है वहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस में सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मैनेज करके रखते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ रखे फिर वहाँ रखे, कल को उनको भी तो दिक्कत होगी ना। अगर सही तरीके से अगर मैं ना रखूँ, अगर आज यहाँ रखा हूँ, कल वहाँ रखा हूँ, परसों वहाँ रखूँगा, तो कोई मुझसे मांगेगा दूसरा या तीसरा नंबर वाला डेटा, तो मैं कौन से कैसे लाऊंगा, कन्फ्यूज़ होगा ना यार, इसमें रखा हूँ किसमें रखा हूँ। इसलिए सारे चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, ताकि हमको निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। ये समझ में आया, देखो कैसे टेबल फॉर्म में रखे ना, जितनी भी डेटा है सब टेबल में होती है। ऐसे ही डेटाबेस में भी सारी चीज़ें क्या होती है, टेबल फॉर्म में होता है। सर्वर भी आपका क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। बस वेब सर्वर उसमें गया है जिसके लिए वो सर्वर बन गया। आप अपने सिस्टम को भी बना सकते हो वेब सर्वर, ठीक है। अब उनकी सर्वर कितनी होती है, बहुत बड़ी होती है, जो जैसे लाखों, आप समझ लो हजारों जो साइट से है, सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या होता है, मैनेज होती है, ठीक है। बहुत बड़ी सर्वर होती है, उसमें सारी चीज़ें रखी गई, और उसी के अंदर डेटाबेस होता है, डेटाबेस में सारी डेटा हमारे स्टोर होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। एक आप लोग को आइडिया लगा कि डेटाबेस में डेटा कैसे जाके सेव होता है। वी टाइगर में जब आप जाते हो, अकाउंट वाला या लीड्स वाला कोई फॉर्म फिलअप करते हो, फिलअप करने के बाद जब सेव बटन पे जाते हो तो एक डिटेल पेज आती है ना, लेकिन वहाँ नहीं दिखता आपको आपने डेटा कैसे रखा है, कैसे मैनेज किया है। तो डेटा बैकएंड में कहाँ सेव होता है, एक टेबल फॉर्म में डेटाबेस में जाके स्टोर होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे देखो, ये नंबर मानो, ये नंबर दोगे तो ये वाली सारी डेटा आ जाएगी, ये नंबर दोगे ये डेटा आ जाएगी। अरे राहुल सर ने आप लोग को पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा रहे हैं ना, बीच में देखो जेनरिक मेथड में जो टेबल का वैल्यू भेजोगे वैल्यू आएगी, उसी हिसाब से वो लोग भी अपना क्या करते हैं, कोड रखते हैं, ठीक है। जो चीज़ भेजोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। हमको यूज़ करने में, अब देखो अंदर कैसे कॉम्प्लिकेट, कितने कॉम्प्लिकेट कोड रखे हैं वो हमसे नहीं लेना देना, हमको क्या है, हम जो भेजें हमको आ जाना चाहिए। लेकिन सारी चीज़ों को तो डेवलपर ने मैनेज किया है ना, किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, इसी चीज़ का ना, कि आप जो भेजो आपको फटाक से मिल जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब पेंट में आते हैं, और यहाँ देखो क्लाइंट का मतलब, क्लाइंट ऐसा नहीं क्लाइंट कोई एक होगा, जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजोगे
मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के पास क्या करेगा, अपना रिक्वेस्ट भेजेगा, उसी के बिहार पे रिस्पांस आपके पास आएगी। अब इतना समझ में आया, रिक्वेस्ट और रिस्पांस आ जा रही है, ठीक है। अब बीच में एक आदमी एंट्री लिया, वो बोलते हैं एपीआई। एपीआई को हम बोल सकते हैं बीच में आया, इसलिए मिडल मैन बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा मीडिएटर वर्क कर रहा है। अब जितनी भी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से हो के वहाँ जाएगी, हाँ ठीक। अब डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, एपीआई से हो के जाना, ठीक है। अब जितनी भी जाएगी यहाँ से होके वहाँ जाएगी, फिर आएगी भी तो वैसे ही आएगी, यहाँ आएगी, फिर एपीआई को मिलेगी, फिर एपीआई से फिर क्लाइंट के पास आएगा, ठीक है। अब कल कि परसों किसी ने पूछा था कि सर उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। टाइम की बात आई, सर अगर डेटा हो के गुजर रहा है 3-4 जगह से, जायज़ की बात है, टाइम तो लगेगा, ठीक है। उसी लिए अब हम ऐसा क्यों ना करते हैं, डायरेक्ट यूआई से भेजने के बजाय हम डायरेक्ट एपीआई पे हिट करते हैं। ये बात समझो, डायरेक्ट पहले क्लाइंट से जाता था एपीआई पे, यूआई से पहले हम लोग क्या करते थे, भेजते थे एपीआई से, एपीआई से जाता था क्या, सर्वर पे। अब डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा 2-3 जगह होके गुजर रहा था ना। अब क्यों ना ऐसा सोचे कि यार कि डायरेक्ट भेजे हम एपीआई पे और फटाक से रिस्पांस ले लें। एपीआई का नीड समझो, एपीआई की नीड क्या है, एपीआई का नीड ये है कि टाइम की बचत होती है यार, ठीक है। पहले भी काम हो रहा था, काम आज भी हो रहा है, ठीक है। पहले काम होने में टाइम लगते थे, लेकिन अब काम होने में हम फटाक से अगर एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फटाक से हमको रिस्पांस आ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझे, एपीआई पिक्चर में क्यों आया, टाइम को कंज्यूम करने के लिए। देखो कैसे होता है, अगर यूआई से भेजोगे, फिर एपीआई पे, एपीआई जाएगा सर्वर पे, फिर वो डेवलपर कोड को मैच करेंगे, तो ये सब में देखो हमको लगता है फटाक से रिस्पांस आता है, लेकिन अगर हमारे पास सोचो बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजना रहे, तो बहुत सारी लाइनें हमें वहाँ पर हिट करनी रहे, तो चीज़ों को हमें मिलने में टाइम जाएगा ना। समझ लो वैसे हमारे पास 1000, 2000 या 5000 चीज़ें भेजनी है, 5000 का रिजल्ट आने में हमें कितना टाइम लगेगा, समझ लो अगर लगता है 30 घंटे, तो एपीआई के सारे आप 2 घंटे में काम कर सकते हो, 1-1.5 घंटे में काम कर सकते हो, ठीक है। एपीआई का यूज़ इसलिए आया कि चीज़ों को फास्ट कर दिया, कम्युनिकेट अब फास्ट हो गई चीज़ें। पहले भी काम हो रहा था, काम अब भी हो रहा है। अब देखो ऐसा है कि जब रिजल्ट, अब ऐसा हम क्या है, ऐसा हम टेस्टर है ना, हम चीज़ें अगर भेजते हैं, हम क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, पास हुआ कि फेल हुआ, ठीक है। पास और फेल को वैलिडेट करते, फिर उसी के हिसाब से क्या करते हैं, डेवलपर को देते, भैया इसको सही करो, या उनके साइड से गलती है और हमारी साइड से गलती है, तो हम गलत सही करते हैं, ठीक है। अब अगर डेवलपर को वही काम अगर आप दे रहे हो 3 दिन में, 30 घंटे में दे रहे हो, तो डेवलपर भी तो कम से कम 30 घंटे बैठेगा। इसलिए एपीआई आया कि भाई देखो फटाक से भेजो, फटाक से रिस्पांस आया, फटाक से सब काम करे, सब काम करे, कोई बैठे नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने बताया था ना मैनुअल टेस्टिंग में, जब सारे लोग अपना अपना काम करते हैं, डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, डेवलपमेंट डेवलप करते हैं, डेवलपर डेवलप करते हैं, और आर्किटेक्ट बनाता है, तो उस समय टेस्टर बैठा थोड़ी ना होता है, उस समय टेस्टर टेस्ट केस लिखता है ना, सब अपना काम पैरेलली कर रहे हैं ना। उसी हिसाब से यहाँ भी होता है, पहले भी यूआई से रिस्पांस भेजी जाती थी, अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यूआई को कट करेंगे, डायरेक्ट एपीआई से हिट करेंगे डायरेक्ट सर्वर पे। अब चीज़ें क्या हो गई, थोड़ी सी फास्ट हो गई पहले से ना। अब पहले जो काम 30 घंटे में हो रहे थे, अब वही काम हमें कितने घंटे में हो रहे हैं, 1.5 से 2 घंटे में काम हो रहे हैं। ये मतलब समझ में आया आप लोग को। और दूसरी चीज़ें क्या हुई कि देखो अब एपीआई ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखो अगर हमने बताया था लास्ट क्लास में, कोई एक ही सर्वर पे अगर लाखों लोग हिट कर रहे हैं तो सर्वर क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सर्वर में लोडिंग भी होती है, टाइम लगता है। देखो आपके साथ बहुत सारे सर्वर में ऐसा होता रहेगा कि आप भेज रहे हो लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, लोड पेज खुलने में, अरे टिकट का ही देख लो, टिकट बुक करने में जब टिकट बुक करने लगते हो, राउंड राउंड घूमते घूमते टिकट फुल हो जाती है, होती ना, इतने जन उस पर हिट करते हैं। उसीलिए बीच में एपीआई आया, एपीआई आने से कारण कामों में आसान हो गया, अब चीज़ें और फास्ट हो गई पहले से। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। अब ठीक है, अब एक काम और करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यूआरएल देखा था, ठीक है, कुछ यूआरएल ऐसे थे,
बैग नहीं होगा क्या? ठीक, एक सेकंड। ये कैसे हटेगा यार? कोई भी की? कहाँ से? अल्ट शिफ्ट ए, ठीक है। स्पेस नहीं जाएगा? ठीक है। ये समझे? यहाँ हम एक चीज़ और लिखते हैं। ये क्या आ गया यार? कैसे होगा यार? अल्टर शिफ्ट सर वापस से बस ठीक है। ये समझे आप लोग? ये एक URL है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये URL है ना। दिख रहा है आप लोग को URL? https://www.flipkart.com मेंस $shirt = black and color = medium and size = medium। ऐसे URL होता है ना, लगभग लंबा अगर URL जाना है, कहाँ कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो अच्छा मुझे इसमें बताओ यार, बेस URL कौन सा है? .com तक ना। .com तक क्या हुआ? बेस URL हुआ .com या .in तक। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा। और क्वेश्चन मार्क के इस साइड क्या है? शर्ट ब्लैक, कलर मीडियम एंड साइज = मीडियम। वो क्या है? क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर देखो एक नहीं हो सकते, मल्टीपल हो सकते हैं। देखो एंड करके है ना, एंड करके मल्टीपल हम लगा सकते हैं क्वेरी पैरामीटर। इतनी बात समझ में आई थी? ये और फिर दूसरी चीज़ ये, अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्लैश है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, फॉरवर्ड स्लैश तो बोलते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस URL, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। तो इसको भी तो कुछ बोलते रहेंगे। जो स्लैश स्लैश बीच में होता है, ये बताता है आप किस पेज पे हो ना, ये बताता है आप किस पेज पे हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, नेट चालू है? फ्लिपकार्ट खुली, ठीक है। ये देख रहे हो? नोटपैड नहीं है? चलो यहाँ देख लेते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे सर। हाँ, चलो यहाँ, ठीक है। ये देखो https://advertising flipkart.com/login
रिटर्न 1, फिर स्लैश है, फिर क्वेरी पैरामीटर है, फिर वो ट्रैकर है, फिर एडवर्टाइज है, हेडर है। इसमें हाँ ठीक है बताते हैं, वही बताइए। ये इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यूआरएल समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या क्या हुआ है? इसमें क्वेरी पैरामीटर है और बेस यूआरएल है, ठीक है। क्वेरी पैरामीटर है और बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल जो हमने लास्ट क्लास में बोला यार, .com तक जितना है, .com के पहले, ठीक है, और .in के पहले जो होता है उसको बोलते हैं बेस यूआरएल, और जहाँ से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता है इस साइड वो होता है क्या? क्वेरी पैरामीटर। और क्वेरी पैरामीटर हमेशा की नेम और की वैल्यू के पेयर में होता है, ठीक है। एक की नेम दोगे उसी के हिसाब से की वैल्यू ला के देगा, ठीक है। जस्ट हैश सेट किए हो ना, हैश सेट ऐसे वर्क करता है ना, की नेम देते हो की वैल्यू आती है, मैप भी देते हो ऐसे होते हैं, सेट में भी है साथ। चलो अच्छा मैप में देख लो, मैप में की भेजते हो वैल्यू देती है ना, ठीक है। वैसे ही समझ लो एक क्वेरी पैरामीटर की नेम और की वैल्यू के पेयर पे काम करेगा जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तब, ठीक है। जब कोई चीज़ हम ढूंढते हैं तो क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क करके ढूंढते हैं ना, ये शर्ट चाहिए, ये कलर का चाहिए, ऐसे का चाहिए, ऐसे अंदर अंदर घुसते जाएंगे तो क्या करेगा? एंड करके आपको देते जाएगा। तो क्वेरी पैरामीटर ये जो है ना, इसको क्या एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इस साइड जो होता है वो होता है क्या? क्वेरी पैरामीटर। .com तक क्या होता है? बेस यूआरएल। और जो सिंगल एक लाइन ऐसे खींची गई उसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, एंड मतलब एंड वाला भाई, हाँ, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट का मतलब होता है ये बताता है कि आप किस पेज पे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखा ना इंडेक्स PHP पेज, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ क्लिक किए, ठीक है, देख रहे हो इंडेक्स PHP पे मॉड्यूल नंबर अकाउंट्स पेज पे जाके यहाँ एक्शंस इक्वल टू इंडेक्स PHP मार्केटिंग, ये बता रहा है आप इस पेज पे हो, ठीक है, अकाउंट्स पेज पे, ठीक है। स्लैश का मतलब ये होता है, देखो कॉम तक ये होता है कि आपका मेन यूआरएल, एप्लीकेशन का मेन यूआरएल जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। इसके बाद जब आप अंदर जाते हो जिस पेज में, देखो इस एप्लीकेशन में मल्टीपल पेज है, ऐसा नहीं लॉगिन के बाद दूसरी पेज आती है, उसके अंदर जाओगे फिर तीसरी पेज आएगी, फिर अकाउंट वाली फिलअप करने वाली पेज आएगी, फिर उसको सेव करोगे डिटेल पेज आएगी, फिर कैंसिल करोगे तो दूसरी पेज आएगी। तो अलग अलग पेज है ना, उसी हिसाब से जैसे जैसे आप पेज बदलते जाओगे वैसे वैसे स्लैश स्लैश होते चले जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना इस बात को। आज तीन चीज़ें पता चली ना, बेस यूआरएल, एंड पॉइंट और क्वेरी पैरामीटर। इतना क्लियर है? बता लोगे ना आप? स्लैश वाले क्या होते हैं? एंड पॉइंट। एक यूआरएल आप लोग के लिए सस्पेंस में डालते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तीन यूआरएल, एक यूआरएल में तीन चीज़ें होती है, एक होती है बेस यूआरएल, एंड पॉइंट और क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। अब हम उसमें बताएंगे, इसमें मल्टीपल भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन अब आपको इतना तो समझ में आया ना कि एक यूआरएल में हमें क्या क्या देखने को मिला। एक बेस यूआरएल जहाँ स्लैश रहता है वो क्या होता है? एंड पॉइंट। और जहाँ क्वेश्चन मार्क के इस साइड वाली बात जो होती है, राइट साइड वाली बात, वो क्या होती है? क्वेरी पैरामीटर। और क्वेरी पैरामीटर हमेशा कैसा होता है? की नेम और की वैल्यू के पेयर में। इतनी बात समझ आए? हाँ, ठीक है। सर इसमें बेस यूआरएल लिखना और सेलेक्ट कर दीजिए दूसरे वाले। चलो इसमें, हाँ बेस यूआरएल, चलो यहाँ तक बेस यूआरएल है, ठीक है। यहाँ तक है। हाँ, ये हुई ये, और ये क्वेरी पैरामीटर कहाँ तक है? ये क्वेरी पैरामीटर भैया यहाँ से लेके पूरा है। देखो हम बताएंगे मल्टीपल होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बस ये जानो क्वेश्चन मार्क। हाँ
सिंगल बता दीजिए, मल्टीपल बात कीजिए। चलो ठीक है, ये सिंगल का मतलब ये देखो यहाँ से लेके पहले यहाँ तक है, ठीक है। सर उसके पहले क्या है तब लॉगिन? हम बताएंगे ना, अभी थोड़ा सस्पेंस में तो रखने दो। देखो क्वेश्चन मार्क के इस साइड जितनी चीज़ें हैं आप इतना जानो, क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है। फिर उसके अंदर की सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बताएंगे। पहले इतना जानो, एक बेस यूआरएल होता है, स्लैश वाला जो होता है एंड पॉइंट होता है, और क्वेश्चन मार्क के इस साइड जितने भी है क्या होते हैं, क्वेरी पैरामीटर होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब एक चीज़ और बताते हैं। अब जैसे लास्ट क्लास में एक चीज़ बताए थे हमने यार, कि जैसे सिलेनियम में कोई चीज़ ऑटोमेशन करते हो तो ऑटोमेशन करने के लिए देखो सिलेनियम की ज़रूरत होती है वैलिडेट करने के लिए, कौन से सेंडकीज मेथड यूज़ करना है कि क्लिक मेथड यूज़ करना है, ठीक है। जो मेथड हमें चाहिए, जिस हिसाब से एक्शन चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, सिलेनियम को डाउनलोड किया, सिलेनियम के हिसाब से हमने ऑटोमेशन किया। वैसे ही API हमें करनी है, तो API के लिए हमने पोस्टमैन को इंट्रोड्यूस किया था आप लोग के सामने, ठीक है। पोस्टमैन के सहारे हम क्या करेंगे, API टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे ऑटोमेशन में कुछ मेथड है, एंटर करने के लिए, वैल्यू इनपुट करने के लिए सेंड कीज है, क्लिक करने के लिए क्या है, क्लिक बटन है, और बहुत सारे एक्शन के लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं। वैसे ही API में भी कुछ मेथड है जो हमें API टेस्टिंग में काम आते हैं। जैसे क्या, लास्ट क्लास में हमने बताया था गेट, हाँ नहीं, गेट होता है। गेट मतलब क्या, जो डेटा को सर्वर से अपने पास लाना, ठीक है। गेट डेटा को सर्वर से अपने पास लाना, और पोस्ट का मतलब होता है नई डेटा वहाँ जाके क्रिएट करना सर्वर पे। ये दो चीज़ें समझ में आई थी। एक मेथड और है जिसको बोलते हैं पुट, ठीक है। पुट का मतलब क्या होता है, अपडेट होता है, और पैच का मतलब क्या होता है, ये भी अपडेट होता है, ठीक है। धीरे धीरे बताएंगे, अभी जानो अपडेट होता है, ठीक है। और एक होता है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना। ऐसे लिखें, बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन delete the data from server। वैसे by using this method we can just update the data from the server, ठीक है। अब कितने मेथड हो गए हैं, तो देखो बहुत सारे मेथड, लेकिन जो मार्केट में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हमेशा आपको यही सारे यूज़ ही आएंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो जल्दी नहीं आने चाहिए, अगर कभी आ गए तो आ गए, लेकिन नहीं आते, ठीक है। ये 5 मेथड हमेशा API में यूज़ होते हैं। 5 ही मेथड आपको याद करना है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। समझे, याद रहेगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, ठीक है। पुट और पैच का मतलब होता है अपडेट। इतनी याद रखना, बाद में थोड़ी डिफरेंस है, हम बताएंगे आपको जब करेंगे, साथ में दिखाएंगे, ठीक है। मतलब गेट का मतलब डेटा को सर्वर से लाना, पोस्ट का मतलब यहाँ से नई डेटा भेजना, पुट का और पैच का मतलब होता है डेटा को अपडेट करना। अपडेट मीन्स व्हाट, जैसे आप फॉर्म भरे ना अकाउंट पेज पे 10 फील्ड भरे, 10 फील्ड में अब आपको चाहिए भैया एड्रेस आपका बदल गया है, ठीक है। एड्रेस बदल गया है और आपने किसी से शादी किया इसलिए लास्ट नेम भी बदल गया है, ठीक है। उस दोनों को अगर चेंज करोगे किस रिक्वेस्ट में जाएगी, पुट और पैच में, ठीक है। पुट और पैच में, क्योंकि चीज़ें आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो ना। और डिलीट करना है, जैसे कोई चीज़ रखना है वहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे काम याद रखो, ये सारे जब हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पैच कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होता है, ऑथेंटिकेशन वर्ड बताए थे ना लास्ट क्लास में। आदमी को अपनी पहचान बतानी होगी पहले से, कुछ करने से पहले। यूज़र को अपनी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करनी होगी कुछ करने से पहले, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वर्ड याद रहेगा, ऑथेंटिकेशन। और ये 5 मेथड, पोस्ट, गेट, पुट, पैच और डिलीट, है ना, याद रहेगा ना हमेशा। पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट करना, पुट और पैच का मतलब होता है अपडेट, ठीक है। और डिलीट का मतलब डिलीट ना, ठीक है। बताएंगे, ठीक है, क्लियर कर देंगे यार, टेंशन मतलब, हम तो आए बताने के लिए ना,
हर चीज़ बताएंगे। फिर ज़्यादा बता देगा तो यहीं पे घूमने लगोगे। सिर्फ याद रखो पोस्ट और पुट और पैच का मतलब है चीज़ों को अपडेट करना, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंस है, बाद में लगेगा ये तो पहले ही बता देना चाहिए था सर, ठीक है, लेकिन बाद में ही बताएंगे, ठीक है। पुट और पैच का मतलब है चीज़ों को अपडेट करना, ठीक है। पोस्ट का मतलब नई डेटा क्रिएट करना, गेट का मतलब वहाँ पे डेटा रखिए उसको अपने पास लेना, और डिलीट का मतलब डेटा जो वहाँ पे रखिए उसको डिलीट करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? मेथड समझ में आ गई? अच्छा, अब एक काम और करते हैं। जैसे अब ये सारे मेथड तो आप भेज रहे हो, ठीक है। देखो एक बात और, जब आपने यूआरएल देखा, अब एपीआई में सिर्फ आपको एक चीज़ मिलती है, यूआरएल। यूआरएल को भेजना है और उसको देखना है, ठीक है। यूआरएल को भेजना है और यूआरएल जो होगा आपका कौन देगा? डेवलपर देगा। जैसे आपको जो आपको एप्लीकेशन देता है तो डेवलपर देता है ना, बना के फिर आप उसको टेस्ट करो। आप एज अ टेस्टर हो तो आप क्या करोगे? जो यूआरएल है उसको लोगे और हिट करोगे और देखोगे, ठीक है। आप ऑटोमेशन करते हो, ऑटोमेशन में आप जैसे कोई चीज़ को लिखते हो तो वैलिडेट भी करते हो ना, कि चीज़ें जो यार भेज रहे हैं पास हो रही कि फेल हो रही, कैसे पता चलेगा? एफएस लगाते हो, कंसोल में प्रिंट कराते हो, कुछ भी जैसे जो भी वहाँ पे टेक्निक यूज़ करते हो, सेम वैसे यहाँ एपीआई में भी होता है, ठीक है। अच्छा ये है कि आप यार टेस्ट करोगे तो कैसे पता चलेगा चीज़ें सही है या गलत है? कुछ तो मतलब पता चलना चाहिए ना यार, हमें सामने आना चाहिए कि गलत है सही है। हम रिक्वेस्ट तो जैसे आपको पता है रिक्वेस्ट जितनी बार भेजोगे उतनी बार रिस्पांस हमारे पास आएगा, ये बात तो समझ में आ रही है। रिस्पांस तो आएगा, लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि रिस्पांस सही है या गलत है? ये भी तो पता करना है ना हमको। रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं, हमने ये भी बोला रिस्पांस भी उतनी टाइम आएगा, लेकिन ये कैसे वैलिडेट करोगे ये रिस्पांस सही है या गलत है? ऑटोमेशन में तो कर ले रहे थे यार, सिस्टम डॉट इफ एल्स में डाल रहे थे, इफ में आए तो ये, एल्स में आए तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ डेटा होता था उसको लेके ऐसे मैच कर लेते थे, है ना। तो सेम इसमें भी ऐसे है। आप इसको वैलिडेट करने के लिए एक चीज़ याद रखना, जब आपकी 200 वाली सीरीज़ आएगी, ठीक है, 200, 201, 202, 203, 204, इसका मतलब होता है आपका डेटा सही है, ठीक है। तो वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा, क्या आएगा? ओके या सक्सेस का, ठीक है। ओके और सक्सेस का एक मैसेज आएगा नीचे। देखो एक जब रिक्वेस्ट भेजोगे, रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमें पता कैसे चलेगा चीज़ें सही है या गलत है, ठीक है। जब भेजने के बाद हमें कुछ तो रिटर्न आएगा ना, जो रिटर्न आएगा उसी के ऊपर ऐसे लिखा रहेगा 200 ओके, मतलब आपका डेटा सही है, आपको रिस्पांस सही आया है, ठीक है। और एक ऐसा भी होता है जैसे यार हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मिला है किसका? अकाउंट पेज का, और हम जाके उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से जाके लीड्स खोल रहे हैं, ठीक है, सेटिंग्स खोल रहे हैं, ठीक है, इनवॉइस खोल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। हम मतलब कौन? सर्वर क्लाइंट। हम मतलब कौन? क्लाइंट ना। क्लाइंट से गलती हो रही है ना, हमसे गलती हो रही है, हम गलत डेटा भेज रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जब हमसे गलती होगी, जब हमारे साइड से गलती होगी, तो हमेशा एक रिस्पांस कोड आएगा, उसको बोलते हैं 400 वाली, और जितनी भी ये रिस्पांस कोड है वो हमेशा 3 डिजिट में होगी। 200, 200, 201, 202, 203, 204, ठीक है। और जब हमसे गलती होगी, क्लाइंट से गलती होगी, तो हमेशा आएगी क्या? रिस्पांस कोड में क्या आएगा? 400 आएगा, ठीक है। 401, 402, 403, 404, 405, ये सीरीज में आएगी 400 वाली, ठीक है। ऐसे आएगी 200 और 400, समझे? चार समझे? बताएंगे ना यार, पहले तो ये तो देखो, पहले आपको दिमाग में आना। अब प्रैक्टिकली कर दिया, आपको आ गया, बोलो ये क्या है, तो उसके पहले वो तो जानना चाहिए, पहले आएगा क्या। अब जब प्रैक्टिकली जब आप करोगे, प्रैक्टिकली करने के बाद जब सामने आपके दिखेगा, विजुलाइज होगा कि ये सारी चीज़ें सामने है, तो फिर पूछोगे ये क्या है, पहले उसके बारे में जान तो लो वो चीज़ें है क्या, फिर तो प्रैक्टिकली इसके बाद सब प्रैक्टिकली करना है पूरा, ठीक है। तो 400 समझ में आई? 400 मतलब हमारे साइड से गलती, ठीक है, जो हम गलती करें,
हम जैसे कुछ भी गलत कर सकते हैं ना, अब इंसान है गलती तो कर ही सकते हैं, कुछ भी गलत भेज सकते हैं, सही भी भेज सकते हैं। हमारे साइड से जो गलती आएगी तो वहाँ से एक रिस्पांस कोड आएगा, उसका नाम रहेगा 400 की सीरीज में 401, 402, 403, मतलब 400 वाली लाइन में सारी हमें मतलब रिस्पांस कोड हमें मिलेगा। ठीक है, हाँ नंबर रहेगा 400 तक आएगा, ये समझो 400 वाली लाइन में ही आएगा अगर तुमने कुछ गलती किया है तुम्हारे साइड से। 400 के ऊपर सर। हाँ 400, 401, 402, 403, 400, मतलब ये 400 वाले में ही 4-5 तक रहेंगे। ठीक है, नहीं जितना है उतना 400 वाली सीरीज तक आएगी। ठीक है, और 200 वाला नहीं समझ में आया? 200 का मतलब ये होता है कि जैसे अब आप कैसे वैलिडेट करते हो ना ऑटोमेशन में, कंडीशन लगाते हो, इफ़ लगाते हो, एल्स लगाते हो, कैसे पता चलता है कि आपकी ये जो चीज़ें आपने किया है सही है गलत है? हाँ, आपके पास कंसोल में प्रिंट होके आता है ना चीज़ें कि यार ये हमने सही ये किया तो इसका और इसका अपना एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए सारी चीज़ें मैच हो मतलब सही है, ऐसे मैच करते हो ना। तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, अगर जब 200 वाली सीरीज़ आए, 200 की 200 लिख के आए या 201 आए, इसका मतलब आपने जो भेजा है वो सही है। ठीक है, आपके पास जो मिला है वहाँ होके आई है आपके पास, वो चीज़ें सही है। और 400 का मतलब जो चीज़ें आपने भेजा है, अगर वहाँ पे रिस्पांस कोड में 400 की सीरीज़ आ रही है रिस्पांस बॉडी में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने चीज़ें अपने साइड से कुछ गलत भेजा है। ठीक है, ये समझे 200 और 400? ठीक है, हाँ आएगा बताएंगे। और एक होता है, और एक ऐसे भी होता है, देखो जब 10th या 12th की रिज़ल्ट आती है यूपी बोर्ड की, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप 10, 20, 50 लोग नहीं, लाखों लोग क्या करते हैं, एक साथ सर्वर पे हिट करते हैं। ठीक है, सर्वर पे हिट करते हैं तो सर्वर ऐसे गोल गोल घूमता है ना, चक्री ऐसा गोल गोल घूमते घूमते क्या होता है, फिर एक छोटा सा एक मैसेज भेजता है पॉपअप के, ऐसे सर्वर नॉट फाउंड, ये होगा सर्वर साइड इशू, ऐसे आते हैं ना। तो जब वैसी दिक्कत आए तो समझ लो भैया आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, वो गलती ये है कि सर्वर की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आती है कब, 500 वाली सीरीज में। ठीक है, वो गलती कब आती है, चलिए 500 सीरीज मैंने कहाँ तक चलेगी? 500 की सीरीज चलेगी 505, 506 तक। ठीक है, अगर 7 आए तो इसमें नहीं, एप्लीकेशन में सर्वर साइड से कुछ इशू है। ठीक है, सर्वर साइड से कुछ इशू है, सर्वर साइड से हमें रिस्पांस आएगा अगर 500 में, तो सर्वर साइड ही कुछ इशू है। ठीक है, उसके लिए देखो हम यहाँ से आपको दिखा भी नहीं सकते कि सर्वर साइड से कुछ इशू आ गई। ठीक है, 400 में तो हम गलती करके हम देख सकते हैं ना कि हमारी तरफ से गलती है। 500 वाली क्या होती है, सर्वर से ही रिस्पांस आती है कि भैया अभी ये मतलब ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या चीज़ें ढूंढने में उसको टाइम लग रहा है, जो भी है। ठीक है, इतनी बात याद रखो आप, जो 500 वाली जो सीरीज़ होती है वो सर्वर साइड से ही आती है। सर्वर साइड से कोई इशू होती है तो 500 वाली सीरीज़ आती है। 200 मतलब आपका ओके और सक्सेस, मतलब सही है, जो डेटा आपने भेजा है, जो आपको मिला है वो सही है। और 400 मतलब जो आपने भेजा है वो कुछ गलत भेजा है। ठीक है, और वो चीज़ें वहाँ पे है नहीं, इसलिए वहाँ पे 400, जैसे हमने बताया ना, लीड्स का आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, आप खोल रहे हैं अकाउंट वाला पेज, तो गलती है ना, जिस चीज़ का है उसी पे करोगे तो सही है ना। तो ऐसे 400, 200 और 500। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आज ये सब देखो, एक 200 वाली सीरीज़ आपको समझ में आई, 200 कब आता है, 400 कब आता है और 500 कब आता है। ठीक है, 300 आता 300 भी आएगा ना, बताएंगे यार, सब क्यों देख रहे हो। 200 और 400 और 500 देखो। ठीक है, जो आपको आएगा वही बता रहे हैं, 200, 400 और 500। 300 नहीं आएगा। ठीक है, 200 आएगा, 400 आएगा और 500 आएगा। हाँ ठीक है, इतना समझो ध्यान से, 200, 400 और 500, इतनी बात समझ में आई ना। URL बारे में समझ गए, क्वेरी पैरामीटर समझ गए, बेस URL समझ गए, और जो ऐसे स्लैश करके हो क्या है, एंड पॉइंट है, वो बताता है आप किस पेज पे हो। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर में हमेशा क्या होता है, की नेम और की वैल्यू के पेयर में होता है। ये बातें समझ गए। क्लाइंट सर्वर का समझ गए कैसे होते थे, पहले हम क्या करते थे, बीच में ऐसे थी APIs होके आती थी, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, API को हिट करेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई ना। ठीक है, बस आज इतना ही करेंगे।